हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे जीव विज्ञान पार्ट है जो एक्सरसाइज 2 है। और ये एक्सरसाइज जो है पार्ट जीव विज्ञान के लिए 2 है, लेकिन जो साइंस आपका एनसीईआरटी है उसमें 7 पार्ट है। ठीक है, तो इसका आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 को हमने पहले पढ़ा दिया था, उसमें 14 या 15 क्वेश्चन हमने बताया था। जो नियंत्रण एवं समन्वय है इसका आज 2 पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान से इसको आप लोग को समझना है, जानना है, सीखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में खूब वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है। तो आप सभी लोग सबसे पहले ये बताइए कि पादपों में कितने हार्मोन्स होते हैं। जो हमने बताया था कि पादपों में कितने हार्मोन्स होते हैं। चलिए बच्चे लोग कमेंट कीजिए, पहला ही क्वेश्चन को कमेंट कीजिए कि पादपों में कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर आप सभी को मालूम है, आप सभी अगर हमारे फर्स्ट वीडियो को देखे हैं तो आप अवश्य ही बताइएगा कि पादपों में कितने हार्मोन्स होते हैं। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी पादपों में इतने हार्मोन्स होते हैं, कितने हार्मोन्स होते हैं वो लिखकर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन का कमेंट करना है कि पादपों जो होते हैं, जो पादप होते हैं, पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधे कितने हार्मोन्स होते हैं? पेड़ पौधे में कितने हार्मोन्स होते हैं? पेड़ पौधा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। कितने हार्मोन्स होते हैं इसमें आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कौन सा है। तो वृद्धि हार्मोन्स ऑक्सिन और जिब्रेलिन, एथिलीन यानी कि साइटोकाइनिन, अनोटिन में से कोई नहीं। तो जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं पेड़ पौधे पादपों में वो होते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये पेड़ पौधों को क्या करते हैं? वृद्धि करवाते हैं। अगर ये हार्मोन्स नहीं रहेगा पेड़ पौधा में तो पेड़ पौधा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सिन या जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से पेड़ पौधा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, और एक होता है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल यानी कि एब्सेसिक एसिड के कारण पेड़ पौधा की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। पेड़ पौधा की वृद्धि आता है कि पेड़ पौधा की वृद्धि किस के कारण रुक जाती है? किस हार्मोन्स के कारण पेड़ पौधा की वृद्धि रुक जाती है? तो एब्सिसिक जो अम्ल या एसिड जो होता है, एब्सिसिक अम्ल या एसिड के कारण जो पेड़ पौधा की जो होती है वृद्धि क्या हो जाती है? तो रुक जाती है। ठीक है, अच्छा अगला देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये तो बात तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए आगे, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? बच्चा बताइए, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, किस सभी? तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है किसके लिए होता है? मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी होता है ना। मस्तिष्क नहीं रहेगा तो आप लोग सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। मस्तिष्क है तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है। अच्छा, मस्तिष्क है तो हृदय स्पंदन, हृदय धड़कता है। हृदय क्या होता है? धड़कता रहता है। ठीक है, अच्छा हृदय धड़कना ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? बताइए आप लोग, ऐच्छिक क्रिया क्या होता है और अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? वैसी क्रिया जो स्वयं खुद से अपने आप होती रहती है वैसी क्रिया अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। खुद से हो गया, उसको हम चाह नहीं रहे थे, वो अपने से हो रहा है, वैसी क्रिया क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रिया। और जो क्रिया हम करते हैं, जो इच्छा से करते हैं, वो ऐच्छिक क्रिया होती है। जैसे हंसना, हम लोग खुद से हंस रहे हैं ना, ये तो हंसाया मतलब हम लोग खुद से हंस रहे हैं। रोना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है।
अनैच्छिक क्रिया क्या है? जो अपने से हो रहा है, जैसे उल्टी कहा जाना है। उल्टी हम थोड़ा कहते हैं कि उल्टी आ जा, आ उल्टी आ, नहीं, वो स्वयं अपने से आ जाता है उल्टी, जिसको वमन कहते हैं। वो जो चीज़ है अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना, वो क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, उसको हम नहीं धड़काते हैं, वो खुद धड़कता रहता है। तो जो अपने से जो क्रिया हो रही है, हम जो कर रहे हैं, वह ऐच्छिक क्रिया है, और जो हो रहा है वो अनैच्छिक क्रिया है। तो चलिए देखा जाए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है कि सभी। तो देखिए यहाँ पर शरीर का संतुलन बनाने के लिए मानकर चलिए कोई शराबी है, शराब जब पी लिया तो उसका शरीर क्या है? संतुलन में नहीं रहता है। शराबी शराब पी लिया तो शरीर उसका अपने अंडर में नहीं है, शरीर संतुलन में नहीं है। ठीक है, असंतुलित हो जाता है। तो उसका क्या होता है? तंत्रिका तंत्र इधर उधर काम करने लगता है, अच्छा से काम नहीं करता है। तो जब शराबी शराब पी लेता है तो उसका तंत्रिका तंत्र संतुलित नहीं रहता है, असंतुलित रहता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी तो सभी के लिए होगा। क्या होगा बाबू? सभी के लिए होगा। किसके लिए? सभी के लिए हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क जो है उत्तरदायी किसके लिए होता है? सभी के लिए मस्तिष्क होता है। सोचने के लिए भी मस्तिष्क काम करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम करता है, और शरीर का संतुलन भी बनाने का काम करता है। यानी कि सभी के लिए क्या है? मस्तिष्क जो है, दिमाग है, उत्तरदायी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए। अगर आपको याद है तो हम बहुत बार बोलते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन को लगा लीजिए। क्वेश्चन को लगाने के बाद वीडियो फिर चालू कीजिए और बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आपका जितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी मेरा 17 में 17 सही हो गया, और होगा भी आपका 17 में सही, 17 में 15 सही होगा भी, क्योंकि आप लोग ईमानदार बच्चे हैं, मन से पढ़ते हैं, एकदम दिल लगा कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर जी मेरा 17 में 16 सही हुआ, 17 में 15 सही हुआ, 17 में 12 सही हुआ, या 17 में 17 सही हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन में है तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, या नॉट, इनमें से कोई नहीं। NOT, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। कौन होता है बाबू? तंत्रिका कोशिका होता है। अच्छा, तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम, तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम आपको याद है? तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम न्यूरॉन। क्या होता है बाबू? न्यूरॉन। क्या होता है? याद कर लीजिए। कभी कभी न्यूरॉन भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूरॉन क्या चीज़ है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो हम लोग जान गए तंत्रिका, जो शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। अच्छा, अगला नंबर क्वेश्चन कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? यानी कि शरीर का जो मुख्य है, नियंत्रण करने वाला ग्रंथि है, वो कौन सा है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? शरीर को जो प्रमुख नियंत्रण करने वाला ग्रंथि है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, किडनी या फेफड़ा। ठीक है, तो देखिए जनन ग्रंथि है कि पीयूष ग्रंथि है कि किडनी है कि फेफड़ा है। प्रधान नियंत्रक ग्रंथि क्या है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को? बताइए, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होता है, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? तो क्या किया जाने, इसे प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। बताइए
शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आ जाए कौन सी है तो क्या बोलिएगा? पीयूष ग्रंथि। शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत बाबू नहीं है सर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही अंग, ठीक है, संवेदी ग्राही अंग नहीं है। तो ये जानिए कि संवेदी ग्राही अंग कौन कौन होता है। चलिए, आपको याद है संवेदी ग्राही अंग बाबू कौन कौन होता है? संवेदी ग्राही अंग कौन कौन होता है आपको याद है? ऐसे हाथ उठाइए। संवेदी ग्राही अंग कितना होता है? तो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। बताइए, संवेदी ग्राही अंग कितना होता है? 5 होता है। हम पूछेंगे कौन कौन, बताइए बताइए। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। कौगो? 5 गो। अब आप बोलिए, ठीक है, बोलिए तो। 1, ठीक। दूसरा बोलिए, हाँ। तीसरा बोलिए, हाँ। चौथा बोलिए, हैं? ना, वो नहीं बोले। अब से आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है। 5 गो जो होता है क्या होता है? संवेदी ग्राही अंग होता है। 5 क्या होते हैं? संवेदी ग्राही अंग होते हैं, ठीक है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। अच्छा, तो यहाँ पर देख लिया जाए, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए, आँख, कान, आँख, नाक और यहाँ पर दिमाग आ गया। दिमाग तो नहीं ना होगा, तो दिमाग को क्या करेंगे? संवेदी ग्राही नहीं है। यहाँ दिमाग क्या है? संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही कौन है? तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। अब आगे देखा जाए, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अब बताइए, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया हम यहाँ पर बता रहे थे। इस क्वेश्चन में हम ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया बता रहे थे। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है और अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया वैसी क्रिया जो हम स्वयं कर सकते हैं, स्वयं हमारे द्वारा किया जाता है, वैसी क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और जो हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, वो अचानक हो जाता है, हमारे शरीर के द्वारा वो हो जाता है, तो वैसी क्रिया क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। अच्छा, कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आ रहा है आपको? वैसी क्रिया क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। तो यहाँ पर है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो निम्न में अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है? लार आना। लार क्या होता है? आप जान से नहीं तो करते हैं, लार तो स्वयं आता रहता है शरीर से, तो अनैच्छिक क्रिया कह रहा है। तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? अनैच्छिक क्रिया नहीं है का मतलब क्या हुआ? नहीं है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है का मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक क्रिया है। तो इसमें ऐच्छिक क्रिया बताना है, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया कौन सा है? तो देखिए, लार आना ये जो है ना अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि लार खुद से नहीं आता है, वो शरीर से आ जाता है, ठीक है। वमन, वमन वो हम लोग, वमन का मतलब क्या होता है? उल्टी, हम बताया ना, वमन मतलब क्या होता है? उलटी, उल्टी, जिसको लोग नहीं कहता है, कै भी कहता है कि कै हो गया, उल्टी मतलब ऐसे होता है ना, उसी को कह रहा है, होता है ना, उसी को वमन या उल्टी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो कहलाता है अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन कह रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया क्या है? चबाना। चबाना इसके आंसर होगा, क्या होगा? चबाना होगा। जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्या नहीं है? तो चबाना नहीं है। लार जो है अनैच्छिक क्रिया है, वमन उल्टी अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, और चबाना जो है क्या है? वो ऐच्छिक क्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत किन्हीं को? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बाबू आगे देख लिया जाए। अब देखा जाए, इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुरुष हार्मोन्स है? निम्न में कौन पुरुष हार्मोन्स है? यहाँ पर है एड्रिनलिन,
ठीक है। फिर है एस्ट्रोजन, फिर है टेस्टोस्टेरोन और है डी इंसुलिन। तो एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है। यहाँ पर पुरुष हार्मोन्स कह रहा है। देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन्स होता है, मादा जनन हार्मोन्स, ठीक है ना। मादा जो है जनन हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो होता है अंडाशय से अंडाणु के द्वारा एस्ट्रोजन जो है निकलता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन्स है और ये कहाँ से निकलता है, आपका वृषण से निकलता है। कहाँ से? वृषण से। वृषण से शुक्राणु निकलते हैं और शुक्राणु से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये नर, ठीक है ना, ये नर हार्मोन्स हैं, यानी कि क्या है, पुरुष हार्मोन्स हैं। तो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन पुरुष हार्मोन्स है, तो टेस्टोस्टेरोन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय से स्रावित होता है। कहाँ से? इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो जान गया। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पुरुष हार्मोन्स है, ये वृषण से स्रावित होता है, ठीक है। और ये क्या है, एस्ट्रोजन है, तो अंडाशय से ये स्रावित होता है। वृषण से शुक्राणु जो होते हैं ना, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। अब देखिए यहाँ पर फिर दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। अब वही बात है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, बताइए। तो वो वृषण से स्रावित होता है। वृषण मतलब वृषण से निकलता है। देखिए ये जो है यहाँ पर ये वृषण हो गया, और वृषण से जो क्या होता है, जो वृषण से जो स्रावित होता है वो वृषण से पहले आपका निकलता है क्या, वृषण होता है, ये आपका वृषण हो गया। और वृषण से जो होता है ना वो शुक्राणु निकलते हैं, और शुक्राणु से जो होता है टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है, तो वृषण से होता है, ठीक है ना। कहाँ से, तो वृषण से होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो शर्करा के जो स्तर को नियंत्रित करता है तो रिलैक्सिंग हार्मोन्स है, कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, कि इंसुलिन। तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है। कहाँ से निकलता है, तो अग्न्याशय से, ठीक है। अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। तो बात समझ में आ गया ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 क्वेश्चन में किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप हार्मोन का कौन उदाहरण है। पादप हार्मोन का कौन उदाहरण है, तो आप लोग को हम बताया है पादप हार्मोन जो है कितने तरह से होते हैं। अभी हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बताया है और होमवर्क के लिए दिया है कि कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए कि पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, अब तक दिमाग में आया बात कि पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, पादप हार्मोन्स हम बता रहे हैं, पादप हार्मोन्स जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि पादप हार्मोन्स का कौन उदाहरण है, मतलब वो 5 प्रकार में से इसमें वो दिया हुआ है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पादप हार्मोन पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन है। पादप हार्मोन्स में जो पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन्स जो है कौन कौन है, तो वृद्धि हार्मोन से ऑक्सिन और जिब्रेलिन। तो यहाँ पर है पादप हार्मोन कौन उदाहरण है, तो टेस्टोस्टेरोन। अब बताइए, टेस्टोस्टेरोन जो बताया है ये क्या है, तो यह एक नर हार्मोन्स है। ये कहाँ होता है, तो यह जो होता है वृषण के शुक्राणु से स्रावित होते हैं। बताइए, अभी हमने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो वृषण के शुक्राणुओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित होता है।
अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे या एग्जाम में तो आना ही है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो वृषण के कहाँ से, वृषण के शुक्राणु से। अब यहाँ पर एड्रीनल पता है, एड्रीनल क्या है, तो एड्रीनल जो है यह एक मादा हार्मोन्स है जो कि अंडाशय से स्रावित होता है। एड्रीनल कहाँ से स्रावित होता है, यह एक मादा हार्मोन्स है और यह कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से, ठीक है, कहाँ से, अंडाशय से स्रावित होता है। अब देखिए पेप्सिन, पेप्सिन भी क्या है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का क्या काम है बताइए, पेप्सिन का क्या काम है बाबू, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन। शरीर में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, कौन हार्मोन्स करता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, शरीर में